अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 48 है। चैप्टर 9 इंशाल्लाह आज हमारा एंड हो जाएगा। इसमें आपको पता है कि हम करंट एसेट्स के ऊपर देख रहे थे। हमने रिसीवेबल्स, पेमेंट्स, प्री पेमेंट्स वगैरह के ऊपर अपने डिटेल के अंदर पढ़ा है। इन्वेंट्री के ऊपर हमने पढ़ा है कि किस तरह से हमने प्रोसीजर्स बनाने हैं। तो आज एक छोटा सा बस लेक्चर होगा। आज कैश एंड बैंक के ऊपर करना है। अच्छा जी, अभी आप लोगों के माइंड में ऑब्वियसली क्वेश्चंस होंगे कि इसकी प्रैक्टिस क्या होगी क्लास में या नहीं होगी। तो ऑब्वियसली इसकी प्रैक्टिस होगी। इसमें देखें, सबसे बेहतर तो है अप्रोच। ठीक है, अप्रोच जो हम आप लोगों ने समझी हुई है, इसके ऊपर हमने काफ़ी बार फोकस भी किया है। बेस्ट वे उसका ये है कि आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, आप लोग अपने तौर पे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। इनके तो क्वेश्चंस भी क्योंकि चैप्टर्स में डिवाइड हुए पड़े ना ऑडिट प्रोसीजर्स, तो कम ही क्वेश्चन है, 4 5 6 इतने होते हैं हर पर चैप्टर इनके। तो आप प्लीज़ उनको सबको करें। ठीक है, उनको करें। जब ये हमारा ये 9 है, उसके बाद 10वां आएगा तो 10 चैप्टर जब हमारे एंड हो जाएंगे, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स एंड हो चुके होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम 2 लेक्चर रखेंगे जिसमें हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मिक्स प्रैक्टिस होगी। क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना पेपर में, क्वेश्चन बेसिकली स्पेसिफिक एक एरिया का नहीं आता। ठीक है, आप लोगों के साथ जो शेयर भी किए हुए हैं, जैसे चैप्टर 8 के क्वेश्चन शेयर किए, उसमें आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन में सेल्स के प्रोसीजर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, पीपी के भी उसी में है, इन्वेंट्री के भी। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जो होता है ना, वो एक ब्रॉडर क्वेश्चन होता है, मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर चल रहा होता है। उसमें डिफरेंट सिनेरियोज आ रहे होते हैं। हाँ, कई बार रेयरली हो जाता है ये कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है को 3-4 मार्क्स का, तो उसमें पूछ लेते हैं पीपी के ऊपर ये फलां चीज़ का बताएं, इसका बताएं। तो वो एक अलग बात है। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है इसके सब्सटेंटिव के, वो एक आपका ब्रॉडर व्यू ले रहे होते हैं डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर। तो डिफरेंट एरियाज़ जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तो तब तक जो है वो प्रैक्टिस बेहतर नहीं हो सकती। तो इसलिए क्लास में हम तब करेंगे, बट साथ साथ आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसमें जो जो एरियाज हमने पढ़े हुए हैं, आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करें। भाई, रिटर्न प्रैक्टिस के बगैर नहीं है पॉसिबल। ये मैं आपको बार बार ये बावर करवा रहा हूँ ये बात। अगर आपको लगता है कि सिर्फ टेस्ट दे के पास हो जाएगा, वो भी नहीं पास होना। सिर्फ टेस्ट दे के नहीं होना। टेस्ट तो आपको पता है कि 1-2 सवाल आते हैं उसमें, तो मुश्किल से एक टॉपिक में से, और कई बार तो हर टॉपिक टेस्ट भी नहीं होता। जाहिर, अगर एक चैप्टर है, उसमें हर चैप्टर की एक एक चीज़ तो नहीं टेस्ट होनी उसके अंदर। उसमें तो जो इंपॉर्टेंट लगता है या जो रेलेवेंट लगता है उस वक्त वो हम डाल देते हैं टेस्ट में। वही प्रैक्टिस तो लेकिन हर कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए ना। तो प्लीज़ ज़रा प्रैक्टिस ज़्यादा करें। अच्छा, कल हमने लास्ट लेक्चर में आइज़ा 505 को हमने बहुत डिटेल में देखा, और मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर भी कर दिए हैं जो प्रैक्टिकल वर्किंग पेपर्स होते हैं। असल में एक्सटर्नल कंफर्मेशन की सर्कुलराइजेशन शीट है या कंट्रोल शीट जिसको हम बोलते हैं, वो किस तरह बनती है, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में बनाई भी थी थोड़ी। उसका एक्चुअल में वो वर्किंग पेपर किस तरह का होता है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और बैंक कन्फर्मेशन, जिसका थोड़ा फॉर्मेट इसमें भी दिया हुआ है, सॉरी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का जो CFOs को भेजी जाती है, उसका थोड़ा सा इधर भी उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। मैंने भी आपके साथ एक शेयर किया है। तो वो इसी तरह की होता है, हम जो क्लाइंट्स के थ्रू पार्टीज़ को भिजवाते हैं। ठीक है जी, तो प्रैक्टिकल आइडिया होना बड़ा ज़रूरी है। वो आपने वर्किंग पेपर देखा होगा ना, तो अगर पेपर में आपको ये कॉन्सेप्ट भूलते भी हैं, तो इंशाल्लाह वो वर्किंग पेपर के थ्रू याद आ जाएंगे। अच्छा यार, उधर इस तरह की चीज़ें थी। ठीक है, अच्छा जी, आज कैश एंड बैंक है। कैश एंड बैंक दोनों को इकट्ठा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखाया था। आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल जो बनाई होगी, उसमें करंट एसेट्स में जाके आप कैश एंड बैंक लिखते हैं। फिर उसके जो नोट्स होते हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, नोट्स में जाके फिर आप उसको अलग करते हो। कैश कौन सा, अच्छा कैश में फिर कैश इन हैंड या पेटी कैश वगैरह आप अलग करते हो। फिर बैंक्स में आप जाते हो तो उसमें करंट अकाउंट्स अलग करने होते हैं, सेविंग अकाउंट अलग से लिखने होते हैं। सेविंग अकाउंट के ऊपर फिर जो इंटरेस्ट रेट है, जो जिसके मतलब ज़ाहिर सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है या प्रॉफिट ऑन डेट जिसको को बोला जाता है, तो वो उसका रेट क्या है वो भी आपने लिखना होता है। तो ये प्रेजेंटेशन की बातें भी हैं। IAS 1 आपको बता रहे हैं चीज़ें कि आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है, तो वो भी याद रखना है। क्यों याद रखना है भाई? क्योंकि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है वो भी तो एक एग्जर्शन है ना कैश एंड बैंक की। ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, कैश एंड बैंक ना ज़्यादातर ये रिस्की नहीं होता, ये थोड़ा लो रिस्क है। लो रिस्क इस तरह है कि जो मैनेजमेंट है ना, उसकी अपनी बड़ी नज़र होती है इसके ऊपर। मैनेजमेंट का मेन कंसर्न ही कैश फ्लोज होते हैं, पैसा आ कितना रहा है, पैसा जा कितना रहा है। ठीक है, अनलेस मैनेजमेंट या दो चार गवर्नेंस खुद इसके अंदर फ्रॉड ना करना चाहें, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट ना करना चाहें, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ना करना चाहें, कैश एंड बैंक को छेड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि ये ना बड़ी उनकी नज़र में चीज़ होती है।
स्पेशली बैंक की अगर बात की जाए तो बैंक को वेरीफाई करना भी थोड़ा इजी है। अक्सर जो कंपनीज हैं, अक्सर क्लाइंट्स हैं, उनका ये होता है कि वो मंथ एंड पे बैंक स्टेटमेंट लाजमी मंगवाते हैं। बैंक स्टेटमेंट मंगवा के वो BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। तो ये क्लाइंट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये इंटरनल कंट्रोल्स हैं। सही है ना, हमें पता है इन चीज़ों का। मतलब है कि रिस्क क्या होगा, कि रिस्क ये होगा कि बैंक के अंदर पता नहीं पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, पैसे चोरी तो नहीं हो गए, कैश तो नहीं चोरी हो रही है। रिस्क था, उन्होंने क्या कहा, यार बैंक के अंदर जो जो पैसे जाते हैं मंथ एंड के ऊपर एक बैंक स्टेटमेंट लो और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। BRS का आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वो क्या होती है, आप फॉर एग्जाम्पल आप शुरू करते हैं जी, बैलेंस हर मंथ ये बना लिया जाता है, 30 जून पे, 30 मई पे, 31 मई पे, 30 अप्रैल पे, इस तरह बैलेंस एज एट मंथ एंड में लिख देता हूँ यहाँ पे, मंथ एंड एज पर लेजर। भाई बैंक लेजर के मुताबिक क्या बैलेंस है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। अच्छा, फिर अब हमने यहाँ पे एडलेस कुछ चीज़ें करनी होती है जिनकी वजह से फ़र्क आ सकता है, क्योंकि बेसिकली हम चाहते हैं हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस बराबर हो जाए, लेकिन वो बराबर नहीं हो पा रहा, डिफरेंस है दे वहाँ पे, ठीक है। तो अगर तो डिफरेंस है फिर तो BRS बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, अगर डिफरेंस नहीं है तो। मिसाल के तौर पर हमारा 5 लाख शो हो रहा है, बैंक स्टेटमेंट में देखा उधर ही 5 लाख, क्या जरूरत है BRS की, कोई बात नहीं, रहने दो, BRS बराबर है बैलेंस। BRS रिकंसाइल कब करते हैं, जब डिफरेंस हो। डिफरेंसेस को रिकंसाइल किया जाता है ना, आपके जो मतलब इख्तलाफात हैं, जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने के लिए देखा जाता है कि यार ये फ़र्क किन चीज़ों से आ रहा है। तो अगर फ़र्क है ही नहीं तो BRS नहीं बननी, अगर फ़र्क है तो BRS बनती है, ठीक है। अच्छा, अब ये लाजमी नहीं कि हर क्लाइंट करता हो, लेकिन क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल है, मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो करते हैं, ठीक है। और क्योंकि बैंक से कैश से रिलेटेड है और ओनर्स की बड़ी नज़र होती है तो वो बनवाते हैं आमतौर पे, तो ठीक है। लेकिन इन दी एंड है इंटरनल कंट्रोल नहीं भी बनाता तो क्या करें, अब फिर इससे हमारा कंट्रोल रिस्क हाई हो जाएगा ऑब्वियसली इस एरिया का। अगर बनती है और सही बन रही है, हमने जाके देखा भी है इसको, तो भाई फिर हमारा कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बैलेंस एज पर लेजर हम लिख देते हैं। फिर हम इसमें मिसाल के तौर पर कर देते हैं जी, लेट्स से ऐड हमने की कुछ चीज़ें, या प्लस लिख लो या ऐड लिख लो, ठीक है। हमने लेट्स से लिखा जी अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है। अनप्रेजेंटेड का मतलब क्या है कि भाई यानी ये वो वाला चेक है जो हमने अपने लेजर में से तो आउट कर दिया था। जैसे हमने पार्टी को चेक पकड़ाया, हमने कर दिया बैंक क्रेडिट, ऐसे ही हो ना, ये मेरे ख्याल में आपने समझी होगी बड़े अच्छे से रिपोर्टिंग के टाइम पे। स्टिल मैं ब्रीफली बात बताता हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक से मुराद क्या कि भाई मैंने तो क्लाइंट को या पार्टी को, किसी को मैंने अपना चेक दे दिया हुआ है, उस पार्टी ने जाके बैंक में जमा नहीं करवाया। इसका मतलब है कि मैंने लेजर में उसको क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन अभी तक बैंक में वो क्रेडिट नहीं हुआ, सॉरी बैंक में डेबिट नहीं हुआ। आपको पता ना कि बैंक में जो खर्चे होते हैं या विड्रॉल होते हैं वो डेबिट होते हैं। बैंक स्टेटमेंट का आइडिया होगा ना, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी देखिएगा। बैंक के अंदर जो क्रेडिट आ रही होती है ना आपकी बैंक स्टेटमेंट में, वो इनकम होती है, ठीक है, या इनकमिंग है। जो डेबिट हो रहे होते हैं वो विड्रॉल होते हैं। जबकि हमारी अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, अगर क्रेडिट हो रहा है कैश तो इसका मतलब क्या है, विड्रॉ, कैश निकल रहा है, ठीक है। डेबिट हो रहा हो तो कैश आ रहा होता है। इसका मतलब है कि भाईजान मैंने अपने अकाउंट्स के अंदर तो चेक को निकाल दिया हुआ है, इतने से बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया हुआ है कि भाई बैलेंस कम हो रहा है, लेकिन ये बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसको मुझे ऐड कर लेना चाहिए अपने, क्योंकि मैं इससे स्टार्ट हो रहा हूँ ना। अच्छा, अगर ये उल्टा होता, कई लोग क्या करते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से भी स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसका एंगल डिफरेंट हो जाएगा ना। अगर आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर लिखते हो, इधर से फिर आप जा रहे हो बैंक बैलेंस एज पर लेजर की तरफ, तो भाई यहाँ पर अगर आप अनप्रेजेंटेड चेक को क्या करेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक यहाँ पे क्या होगा, इधर वो लेस होगा, ठीक है। उधर से अगर हम लेजर की तरफ से जा रहे होंगे तो हम इसको ऐड कर रहे होते हैं। ऐड क्यों कर रहे होते हैं यार, क्योंकि ये पहले लेस हो चुका है। लेकिन अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से जाएंगे तो पहले ये कुछ भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, जबकि हमारे अकाउंट में से निकला हुआ है, तो भाईजान इधर आके हम उसको लेस कर रहे होते हैं ताकि हमारे बैंक बैलेंस में से भी ये कम हो जाए। बात आ रही है समझ, लॉजिकल सी बात है। लेट्स से हमने लिख दिया कि लाख रुपए के, ठीक है। अब ये कौन बनाता है, ये क्लाइंट बनाता है, सही है। ऑर्डर ने देखना होता है ये बन रही है कि नहीं चीज़, और अगर बनी है तो फिर ये जो अनप्रेजेंटेड चेक्स लिखे होंगे, वो 5-7 चेक लिखे होंगे, वो चेक देखने भी है भाई किधर है वो चेक, और बैंक स्टेटमेंट ढूंढो कहीं हो तो नहीं गए प्रेजेंट, इन्होंने कहीं गलती ना लिखा हो, ठीक है, एविडेंस लेना उसके ऊपर। अच्छा, फिर इसी तरह लेस हो जाते हैं जी अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक से मुराद क्या है, भाई क्लाइंट ने आपको चेक भेजा, आपने फौरन अपने अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आपने कर ली उसकी, क्या, बैंक डेबिट,
फलां क्रेडिट, कोई भी जो चीज़ है, ठीक है, वो उसको क्रेडिट करे, बैंक को आपने फ़ौरन डेबिट कर लिया। इसका मतलब है कि ये वो चेक है जो आपने अपने लेजर के अंदर ऐड किए हुए हैं, आपका बैंक का बैलेंस क्या हुआ है, बढ़ चुका हुआ है, लेकिन असल में अभी तक ये आपके बैंक के अंदर जाके ये क्रेडिट नहीं हुए, मतलब बैंक में जाके आपकी स्टेटमेंट में नहीं अभी तक शो हो रहे, आपके बैंक अकाउंट के अंदर एक क्रेडिट अभी तक नहीं हुए। उसकी रीज़न हो सकती है कि आपने चेक रखा हुआ है अपने पास ही, अभी तक बैंक में जमा ही नहीं करवाया जाके। जैसे ये है अनप्रेजेंटेड, ये भी अनप्रेजेंटेड ही है, ठीक है, ये अनप्रेजेंटेड है, जो क्लाइंट या जो थर्ड पार्टी है जिसको आपने दिया हुआ है उसने जाके अभी बैंक में नहीं दिया, आपने चेक इशू किया था। ये है कि आपको चेक इशू हुआ है, आपको चेक आया है, रिसीव हुआ है, आपने अपने लेजर के अंदर इसको डेबिट कर लिया हुआ है, बैलेंस बढ़ा दिया हुआ है, जबकि यही वाला चेक अभी तक बैंक में जाके क्रेडिट नहीं हुआ, आपने जमा नहीं करवाया कोई भी चीज़ ना। जैसे आमतौर पर क्रॉस चेक होता है, उसमें ये मसला आ जाता है, वो 2-3 दिन का इशू होता है। क्रॉस चेक क्या है कि अगर लेट से किसी और बैंक ने मतलब है कि कोई पर्सन है, उसका किसी और बैंक के अंदर अकाउंट है, एचबीएल के अंदर उसका अकाउंट है, शहबाज सईद का एचबीएल के अंदर अकाउंट है, मैंने आपको पेमेंट की है, आपका अकाउंट है फैसल बैंक के अंदर, ठीक है, अब मैंने ऊपर से पेमेंट की आपके नाम की, जिसको क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है, आपका नाम लिख के, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जी अहमद न्याज, नाम लिखा, क्रॉसिंग करके मैंने आपको चेक पकड़ा दिया। अब जब क्रॉसिंग हो जाती है तो आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कि भाई ये वाला चेक कैश नहीं हो सकता, कभी भी किसी भी तरह कैश नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में जमा हो सकता है, बैंक अकाउंट में। अच्छा, अब अगर मेरा भी फैसल बैंक होता, आपका भी फैसल बैंक होता, तो उसी दिन तकरीबन हो जाना था ये काम, ठीक है, सेम बैंक। अब मसला क्या आता है कि जब बैंक भी डिफरेंट होना तो ये फिर क्लियरिंग की तरफ चला जाता है। क्लियरिंग से मुराद क्या कि उनके हेड ऑफिस में आप समझने चला जाता है, वहां से जाके फिर 2-3 दिन लग जाते हैं, इसको 2 दिन तो आम तौर पे लगते हैं, ठीक है। मतलब है कि मैंने अब जब आपको चेक दिया होगा तो मैंने अपने अकाउंट्स के अंदर क्या एंट्री कर दी होगी अगर मैंने दिया है तो मैं यहाँ पे चलो ये समझ लें कि अहमद न्याज की बन रही है, ठीक है, मैंने जब दिया होगा चेक आपको तो मैंने तो कर दी होगी ना बैंक क्रेडिट, मैंने अपने उसमें कर दिया। अब आपके पास जैसे ही चेक आया है, अहमद न्याज के पास जैसे ही चेक आया है, उसने अपने सिस्टम में क्या एंट्री कर दी है भाई, उसने सिस्टम में एंट्री कर दी है बैंक डेबिट, लेकिन जाके वो जमा करवा दिया। अब बैंक ने असल में जो क्रेडिट होना है, असल में जो उसके अंदर पैसे गिरने हैं वो तो गिरने हैं 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक अगर बीच में मंथ एंड आ गया तो रिकनसाइल तो नहीं ना होगा वो, ठीक है। मिसाल तौर पे 29 जून पे जमा करवाया, वो 1 जुलाई को होना है, या लेट से 29 अप्रैल को जमा करवाया, वो आगे जाके 1 मई को आपके बैंक में गिरने हैं पैसे, और बीच में अगर सैटरडे संडे आ गया, 2 दिन बैंक बंद होता है तो काम और लंबा हो गया, 3-4 दिन लग जाते हैं। अब इस वजह से बेसिकली टेम्पररी डिफरेंस होते हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से भाई अगर हो गया तो वो भी आपने इधर लेस कर देने। अच्छा, ये एड लेस का रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये अकाउंटिंग में भी आपको ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअली बताया होगा उन्होंने, रट्टा नहीं मारना, सिंपल लॉजिक देखना है भाई हमने किया क्या हुआ था। अगर तो दोनों जगहों पे 2 चीज़ हो गई है तो फिर तो मसला ही नहीं है ना। अगर मैंने अपने अकाउंट्स के अंदर बैंक को डेबिट कर लिया, बैंक की बैलेंस बढ़ा लिया हुआ है, और बैंक के अंदर जाके भी मेरे अकाउंट में पैसे गिर चुके हैं, तो फिर तो मसला ही नहीं है। मसला कब है कि मैंने डेबिट कर लिया और बैंक में पैसे नहीं गिरे अभी तक, सही है, या मैंने अपने अकाउंट से इसको फारिग कर दिया, विड्रॉ करवा दिया, क्रेडिट कर दिया हुआ है, लेकिन बैंक में जाके अभी तक ये उधर से खर्चा नहीं शो हो रहा, उधर से विड्रॉ नहीं हो, उधर डेबिट नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इधर जैसे हमारे एसेट्स डेबिट होते हैं बाय डिफॉल्ट, बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट हो रहे होते हैं वो, ठीक है, उसके क्रेडिट में शो होते हैं, इनकम शो होती है। अच्छा, अब ये भी हमने लेट से कोई लिख दिया इतना। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ होते हैं जी, जैसे कि बैंक चार्जेस वगैरह, ठीक है। बैंक चार्जेस आमतौर पे साथ साथ नहीं रिकॉर्ड हो रहे होते, जब वो मंथ एंड पे बैंक स्टेटमेंट पकड़ते हैं उसमें पता लग रहा होता है 2.5 रुपये वो कट गए, 15 रुपये वो कट गए, 50 रुपये वो कट गए, इस तरह, ठीक है, वो साथ साथ नहीं हो रहे होते क्योंकि बैंक के अंदर हो रहे होते हैं, तो आपको नहीं पता लग रहा। या तो आप डेली बेसिस पर बैंक स्टेटमेंट मंगवा रहे हो ना, फिर तो आप डेली रिकॉर्ड कर लो बैंक चार्जेस को भी, लेकिन क्योंकि आप डेली नहीं मंगवा रहे होते, आप आमतौर पर 15-20 दिन बाद या महीने बाद यूजली मंगवाते हैं, फिर आप इकट्ठे रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो एक तो फ़र्क उसकी वजह से भी आ रहा होगा कि बैंक चार्जेस बैंक में से कट गए हुए हैं, आपके सिस्टम में से अभी तक नहीं निकले, तो भैया आप इसको भी लेस कर लोगे बैंक चार्जेस। इसी तरह कुछ और भी खर्चे हो सकते हैं, कुछ होते हैं जैसे इन ट्रांजिट है, ठीक है, अभी आ रहा है पैसा या भेजा हुआ है वो भी पहुंचा नहीं है, इस तरह की चीज़ें। खैर, ये जब आप फ़र्क करोगे सारा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कितना हो गया अब 6 लाख 6.5 ये हो गया 6,70,000 कि अगर भाई ये मैं सारे फ़र्क मिटा दूँ ना तो ये बनता है। अब आपने लिखना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। भाई बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक कितना, भाई वो भी 670 होना चाहिए अब, ठीक है, वो भी 670 होना चाहिए। थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है लेकिन वो बहुत ही इमटेरियल फर्क हो,
ये नहीं हो सकता कि 60-70 हो या 8-70 हो 5-70 हो, भाई फ़र्क किस चीज़ का है, ये फ़र्क सारा करवा तो दिया है, उनसे दोबारा कहें कि रिकनसाइल करें, ठीक है, आगे बात समझ। अच्छा, अब ये जो बैलेंस होता है बैंक स्टेटमेंट का, इस पे अभी हमने पढ़ लेना है आगे भी कि हम इसको वेरीफाई करते हैं। ऑब्वियसली इसकी एक्यूरेसी, इसकी वैल्यूएशन, इसकी एग्जिस्टेंस, इसके राइट्स, चारों चीज़ें हमारी कंफर्म हो रही होती है एक ही चीज़ से, किससे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन से। एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो पिछले लेक्चर में पढ़ी वही वाला एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सिंपल, आप बैंक को भेजते हो, ठीक है, बैंक को आप एक लेटर भेजते हो, उसके अंदर वही दो तरह की पॉजिटिव कंफर्मेशन। अच्छा, इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं आप भेजते, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजते हो। बैंक को आपने कंफर्मेशन लिखनी है, दो तरीके हैं। एक तरीका क्या था कि भाईजान हमें ये फला फला इसके बैंक अकाउंट हो सकता है ना, एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हो एक ही बैंक के अंदर, 5-5, 10-10 बैंक अकाउंट्स भी होते हैं एक ही बैंक के अंदर, एक ही ब्रांच के अंदर, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी, उनके सैकड़ों के हिसाब से बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं एक ब्रांच के अंदर, 50 हैं, 100 हैं, आपने सबका भाई उनको भेजना है। उनके उधर बैलेंसेस लिखेंगे, सर हमारे मुताबिक ये बैलेंस आ रहे हैं, प्लीज़ ज़रा इसको साइन करके कर दें कि ओके हैं, यही वाले बैलेंस हैं, इनके असल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये था, लेकिन हमें पता है कि इस तरीके में अक्सर क्या होता है कि अगला बंदा सीरियस नहीं लेता, वो कहते हैं यार जो लिखा हुआ है बस साइन करो भेजो इसको। दूसरा तरीका फिर क्या है, लेकिन वो मुश्किल तरीका है, उसका रिस्पॉन्स रेट भी कम है, लेकिन बैंक के लिए सबसे तगड़ा एविडेंस ही ये है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ही ये है, इसलिए आप पूरा जोर लगाते हो कंफर्मेशन लेने के लिए, फॉलोअप्स भेजते हो, क्लाइंट के तरले करते हो कि भाई प्लीज़ हमें कंफर्मेशन ले दो, क्योंकि इसके अलावा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि बैंक को वेरीफाई करने का और कोई तरीका नहीं है। बैंक स्टेटमेंट तो जाली भी हो सकती है भाई, ठीक है, अक्सर वो क्लाइंट एक्सेल के ऊपर बना के प्रिंट करके आपको दे देते हैं, पता ही नहीं लगता है क्या है, तो इसलिए भाई उसके ऊपर यकीन नहीं करना, आपने बैंक कंफर्मेशन डायरेक्टली रिसीव करवानी है बैंक से, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा तरीका कर क्या था कि आप कुछ भी नहीं लिखते, बैंक को सिंपल भेज देते हैं कि यार इनके जो जो बैंक अकाउंट्स हैं ना आपके पास जितने भी हैं वो आप सारे बैंक अकाउंट्स लिखें, उनके आगे बैलेंस लिखें, और इसके अलावा अगर इन्होंने किसी भी तरह की आपसे फैसिलिटी ली हुई है कर्जे की, इसका मतलब कि बैंक कंफर्मेशन से ना सिर्फ बैंक आपका टैली हो रहा होगा, ना सिर्फ बैंक वेरीफाई हो रहा होगा, बल्कि और भी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। आपका लोन अगर बैंक से लिया हुआ है, अगर आपने कोई सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज़ मॉर्गेज चार्ज प्लेज रखवाई हुई है बैंक के पास, पढ़ा है ना कैप 7 में, ठीक है, कंपनी लॉ में, कोई चार्ज आपने रखवाया हुआ है, तो भाईजान वो भी बैंक को कहें कि सर आपके पास तो नहीं है इनका कोई चार्ज, ठीक है, आपका कोई चार्ज तो नहीं है इनके किसी एसेट के ऊपर, ज़रा वो भी हमें मेंशन कर दें। अच्छा सर, बैंक चार्जेस भी इनके मेंशन कर दें। अच्छा, अगर कोई टैक्स कटा हुआ है इनका, देखें कंफर्मेशन भेजी है, वो ना सिर्फ बैंक के बारे में आपको बैंक बैलेंस पे इंफॉर्मेशन दे रही है, एविडेंस दे रही है, बल्कि दूसरे अकाउंटिंग हेड्स भी जो दूसरी जगहों में मौजूद हैं, लोन कहाँ पे होता है, लायबिलिटी में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर लोन लिया हुआ है बैंक से, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट भाई कितना अक्रू हुआ, इंटरेस्ट परसेंटेज कितनी, अब इंटरेस्ट ये बैंक बैलेंस के अंदर तो पैसे पड़े होंगे ना, इसमें तो इंटरेस्ट का नहीं ताल्लुक, इंटरेस्ट आपका होगा एक्सपेंसेस में, ठीक है, उधर से जाकर पता लग जाएगा, या अक्रूड इंटरेस्ट जो कि पेएबल इंटरेस्ट होता है वो पड़ा होगा लायबिलिटी पे, इसका मतलब उसके ऊपर भी एविडेंस आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। फिर आपने चार्जेस वगैरह पूछ लिए कि कोई मॉर्गेज चार्जेस तो नहीं है, ठीक है, इधर से भी आपको पता चल जाता है कि यार ये जो क्लाइंट के पास पड़ा हुआ है, एसेट पड़ा हुआ है, इसका अपना है, इसको मॉर्गेज करवाया, इसको चार्ज करवाया, और सेकेंडली हो सकता है कि चार्ज की सूरत में पता लगे कि यार एक ऐसा कर्जा है जो अभी तक स्टेटमेंट के अंदर शो ही नहीं किया हुआ, तो ओमिटेड लायबिलिटी टेस्टिंग भी हो जाती है। ओमिटेड लायबिलिटी टेस्टिंग आइजा 315 है, कंप्लीटनेस की ऑब्वियसली असर्शन है, वो ये कहती है, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लें। ओमिटेड लायबिलिटी टेस्टिंग मतलब है कि कोई ऐसी लायबिलिटी जो ओमिट होगी उसको टेस्ट कर लें आप, ये देखें कि कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड होने से ओमिट भूल तो नहीं गए, मिस तो नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, कंप्लीटनेस की असर्शन कि क्या तमाम लायबिलिटीज लिखी जा चुकी हैं। तो भाई उसको देखने का एक तरीका ये भी है, ठीक है ना, कि बैंक से जब आप आएंगे तो बैंक से भी पता लग जाएगा, और भी बहुत तरीके हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि सारी लायबिलिटीज़ बैंक वाली ही हों, दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये वन ऑफ दोज प्रोसीजर्स है कि जो आपको ये एविडेंस दे सकता है, ठीक है, बात आ रही है समझ। तो भाई एक ही कंफर्मेशन से आपको कितना कुछ दूसरे हेड्स के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि आपने कोशिश करनी है अगर बैंक को जो जो इल्म है ना जिस चीज़ के बारे में क्लाइंट के, बैंक के हवाले तक, वो भाई सारा पूछो, उससे पूछो कोई लेटर ऑफ क्रेडिट, को एलसी तो नहीं खोली हुई, एलसी आपने पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में, एलसी क्या होती है कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो बाहर वाला बंदा आप पे क्यों ट्रस्ट करे, वो आप पे यकीन ही नहीं करता है, उसे लगता है कि यार इसने चीज़ें मंगवा के भाग जाना है, आपको लगता है अगर मैंने पेमेंट कर दी तो उसने भाग जाना है, ठीक है, दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। फिर क्या होता है, फिर बीच में दो बैंक्स आते हैं जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, ठीक है, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, कोई लिंक होता है, बैंक्स आपस में नहीं फिर दो नंबरी करते होंगे, उन्होंने आगे भी आपस में फ्यूचर करना होता है, फ्यूचर में बिजनेस करना होता है, ठीक है। वो फिर होता है क्या है कि बाहर वाला बंदा कहता है कि यार आप कुछ पैसे अपने बैंक में रखवा दो, मैं कुछ पैसे अपने बैंक में रखवा देता हूँ, ठीक है,
कि अगर कोई मसला हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप चीज़ें मंगवाते हो और मैं चीज़ें नहीं भेजता, तो आप अपने बैंक से पैसे ले सकते हो। आपका बैंक मुझे पैसे तभी भेजेगा मेरे बैंक को जब मैं आपको चीज़ें भिजवा दूंगा। बात आई समझ। और उधर का बैंक भी ये कहता है कि यार मैं आपके जब तक उधर से पैसे नहीं ना आते, मैं आपके पैसे सिक्योर रखूंगा यहाँ पे, वो मेरे पास पहले से मौजूद होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि बैंक्स का आपस में एक लिंक होता है जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन हो पाती है। खैर ये कॉन्सेप्ट आपने डिटेल में पढ़ा होगा, एलसी जिसको कहते हैं। तो भाई अगर बैंक के थ्रू एलसी को खुलवाई हुई वो भी तो देखे ना, उसका भी पता करें। हो सकता है कि क्लाइंट ने शो ही ना की हो, तो जब आपको एक मौका मिल गया ना बैंक से इन्फॉर्मेशन निकलवाने का, मैक्सिमम कोशिश करें। और फिर कोशिश करेंगे यार जो हमने बैंक अकाउंट्स आपको नहीं मेंशन किए, अगर इसके अलावा कोई बैंक अकाउंट है तो वो भी बता दें। हो सकता है कि क्लाइंट ने हमें सारे बैंक अकाउंट्स ही ना बताए हों। देखिए जब हमने कन्फर्मेशन भिजवानी है तो उसमें बैंक अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह लिख कर भेजने हैं। हो सकता है कि क्लाइंट ने सारे बताए ना हो, कंप्लीटनेस का मसला हो, कंप्लीटनेस की दर्शन देखनी है ना हमने। तो आप बैंक को ये भी कहें कि सर जी ये तो हमने कोई 3-4 बैंक अकाउंट्स आपको बता दिए, इसके अलावा अगर कोई मौजूद है तो प्लीज़ ज़रा वो भी हमें बता दें। इन्होंने तो नहीं हमें और कोई बताया, यही बताए हैं, तो बैंक बता सकते हैं आपको। ठीक है, आइए भाई बात समझिए। नहीं तो कैश एंड बैंक पे बेसिकली ये चीज़ें हमने जो है करनी होती है। कैश जो होता है, कैश आमतौर पे इममटीरियल होता है। आमतौर पे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है किसी जगह पे मटेरियल ओवर करते सारा कुछ कैश में, लेकिन आमतौर पे इममटीरियल होता है कैश। छोटी मोटी अमाउंट होती है, उसको किस तरह वेरीफाई किया जाता है, उसके लिए कैश काउंट किया जाता है। फिजिकल स्टॉक टेक जिस तरह होता है ना 30 जून पे फाइनेंशियल ईयर एंड के ऊपर, उसी वक्त ही शायद हमने जब वो पढ़ा था, मैंने आपको बताया होगा, उसी वक्त ही हम आमतौर पे कैश काउंट भी करवा लेते हैं। ठीक है, कैश काउंट भी हो जाता है। अब कैश काउंट का तरीका ये है कि भाई आप, क्योंकि कैश मूवेबल है ना, बड़ी जल्दी इधर से उधर निकल जाता है। अब अगर कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, डिफरेंट जगह पे कैश पड़ा हुआ है, तो आपने साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हर जगह पे कैश काउंट करवाना है। ये ना हो कि इधर जोहर टाउन में कैश काउंट करके आप जा रहे हैं मॉडल टाउन, साथ साथ बंदा भी जा रहा है जेब में पैसे लेकर, वही वाले पैसे आगे रख देते हैं आगे कि हाँ जी सर ये कितने थे, इधर ये पड़े हुए हैं। ठीक है, उधर से आगे निकले, उधर जाके फिर उसने दिखा दिए। तो कोशिश करें कि साइमल्टेनियसली कैश काउंट करवाएं। ठीक है, साइमल्टेनियसली कैश काउंट एक ही टाइम पे करवाएं। अब आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर उनकी 50 ब्रांचें 50 जगह पहुंचने, नहीं भाई, जहाँ पे मटेरियल कैश पड़ा हुआ है ना, उनके सिस्टम में आ रहा होगा कहाँ कहाँ पे कैश ज़्यादा पड़ा हुआ है, वहाँ पे करें। सेकेंडली ज़रूरी नहीं है कि इन पर्सन करना है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई भाई, ड्रोन लगाएं। वो ड्रोन तो स्टॉक के लिए खैर यूज़ होता है, सीसीटीवी कैमरे के थ्रू हो सकता है। ठीक है, क्लाइंट को कहेंगे भाईजान एक टाइम पे सीसीटीवी कैमरा जहाँ पे लगे उधर बैठ जाएं, आगे उधर कैश काउंट कर लें। आप एक जगह पे मौजूद हैं, बाकी साइमल्टेनियसली हो रहा है, आप कैमरे में देख रहे हैं कि चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे कि नहीं। बात आई है समझ। स्टॉक टेक भी तो ड्रोन्स के थ्रू होने लग गए हैं ना भाई, वो भी तो अब टेक्नोलॉजी आई है। ऑडिटर कहते हैं यार कहाँ इतना ऊपर ऊपर चढ़े, इतने पहाड़ बने होते हैं स्टॉक के ऊपर, जाकर कहाँ देखें। और देखें भी क्या, हम इस साइड से देखते हैं, हो सकता है दरमियान में खाली पड़ा हो, सिर्फ दीवारें साइड की बनाई और हमें गिनवा रहे हो ये है, और पूरी अंदर दीवार भरी हुई है और ये इतनी रोज़ होगी इतनी, तो ड्रोन यूज़ हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। कैश के अंदर फिर आमतौर पर आपके करेंसी नोट्स आ जाते हैं आपके, इसके अलावा प्रोमिसरी नोट, बैंक नोट्स वगैरह। बैंक नोट्स या प्रोमिसरी नोट से मुराद यही है कि आपने किसी वादा किया होगा कि मैं आपको पैसे दूंगा, वो आप कर लें। चेक्स आ जाते हैं जो अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए, ठीक है, ओपन चेक वगैरह आपके, वो आपके आ जाते हैं। कॉइन्स की वैसे पाकिस्तान में तो कोई औकात नहीं रही अब, पहले किसी दौर में होती थी तो इममटीरियल, लेकिन स्टिल वो भी मतलब कैश में काउंट हो जाता है। स्टॉक टेक जिस तरह होता है ना भाई, उसी तरह कैश काउंट का भी एक फॉर्मेट होता है जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कैश काउंट प्रोफॉर्मा, इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, उसमें हम फॉर एग्जांपल इस तरह क्लाइंट नेम प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, और सारा कुछ होना ही होना है। ठीक है, सार हम यहाँ पे एक लिस्टिंग बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि जी डिनोमिनेशन मतलब करेंसी की वैल्यू क्या है, क्वांटिटी, अमाउंट कितनी बन गई। ठीक है, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा जी 5000 वाले, फिर उससे नीचे क्या होता है 1000 वाले नोट कितने हैं, फिर आपने लिखा 500 वाले कितने हैं, फिर आपने लिखा 100 वाले कितने हैं, फिर 50 वाले, फिर 20 वाले, फिर 10 वाले। ठीक है, और नीचे कॉइन्स आ जाएंगे। कॉइन्स हमारे पास पता नहीं अब कौन से होते हैं, 5 वाला 5 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपये वाला कॉइन है, 1 रुपये वाला भी चल रहा है अभी तक। हाँ ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ पे लिख रहे हैं क्वांटिटी कितनी, फॉर एग्जाम्पल ये 3 है तो ये कितना हो गया 15,000 रुपये, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, 1000 वाले फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि जी कोई पड़े हो 18, तो हमने लिख दिया जी आपका 18,000 रुपया ये है।
ठीक है। 500 वाले हो सकता पड़े हों जी कोई 400, ठीक है, हमने कहा जी 20,000 रुपया ये है। तो इसी तरह कर करके एक टोटल बन जाएगा आपका। तो हमने कहा कि ये फॉर एग्जांपल 2,16,500 रुपया कुछ ये बन गया, लेट्स से, ठीक है। तो आपने ये अमाउंट इस तरह बना देनी है, इसको चलो ज़्यादा कर लो, ठीक है। तो भाई आपने ये एक अमाउंट आपकी बन गई। अब नीचे वही है कि साइन करवा लेने हैं, जिस बंदे ने कैश काउंट करवाया उसके साइन हो जाएंगे, आपकी ऑडिट फर्म से जो रिप्रेजेंटेटिव गया था कैश काउंट ऑब्जर्व करने उसके हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है कि एट द सेम टाइम हो, ताकि हर जगह से कैश इकट्ठा ही हो, एक जगह पे काउंट हो जाए। वरना ये पता क्या कर रहे होते लोग, उधर जेब से निकाल के कोई पैसे कम हो रहे हो, मतलब सिस्टम में आपके लेजर में आ रहा है कि हमारे पास 2,16,500 पड़ा है, अब वहाँ पे 2 लाख है ना, वो बंदे ने 16,500 जेब से निकाल के ना, ये अभी मैंने पार्टी को देना था, अभी मैंने जेब में रखा था, ये भी काउंट करें, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा देखना होता है। लेकिन इन दी एंड ऑब्वियसली ये कोई इतना मटीरियल होता नहीं है कैश के, अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो इतना कोई मसला नहीं होता, हम इग्नोर भी कर सकते हैं। बट इग्नोर इस तरह नहीं बिल्कुल कर देना आपने। अगर कोई भी फ़र्क आया तो उसको जाहिर है वो मिसस्टेटमेंट है, तो आपने उसको रिकॉर्ड ज़रूर कर लेना है अपनी, वही जो हमने कहा था कि जो आपकी एरर्स की समरी है उसके अंदर आप उसको लिख लें, ताकि एंड पे आगे हम देखें कि यार हो सकता है कि ये बाकियों में ऐड होकर मटीरियल ना बन जाए, ठीक है। अच्छा जी, आ जाए ज़रा इधर मोटी मोटी बातें हैं। उसने कहा जी कि बैंक बैलेंसेज आर अमाउंट्स हेल्ड इन बैंक अकाउंट एंड कैश बैलेंसेज से मुराद क्या, बैंक नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, बैंक नोट्स करेंसी नोट्स को भी कहा जाता है। अच्छा, एसेट्स हेल्ड एज बैंक बैलेंसेज एंड कैश कैन बी एट रिस्क ऑफ लॉस, इनका लॉस का रिस्क है ऑब्वियसली कोई उठा के लेके जा सकता है, जिसको हम कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स फ्रॉड के अंदर आइजा 240 में, तो वो चीज़ इधर आ सकती है। लेकिन उसने कहा कि जी क्योंकि आमतौर पे ये इजीली चेक हो सकते हैं, इजीली वेरीफाई किए जा सकते हैं, इनमें आमतौर पे रिस्क ज़्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन ऑब्वियसली हो सकता है। देखें हमेशा आपको स्केप्टिकल ज़रूर रहना है कि ये नहीं कि एक रट्टा लगा के बैठ जाए कि भाई कैश के अंदर कभी भी रिस्क नहीं होना, पता लगे वो कैश ही सारा करोड़ों रुपए का उनके पास कैश है, ठीक है। तो आपने सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं, आमतौर पे जनरली नहीं होता लेकिन हो भी सकता है, ठीक है जी। बैंक बैलेंसेस में वो कहता है यूजली सब्जेक्ट टू रिगरस इंटरनल कंट्रोल, बैंक बैलेंसेस के ऊपर आमतौर पे बड़े सख्त किस्म के कंट्रोल्स होते हैं। वो पैसा है भाई, पैसा उनको चाहिए क्लाइंट को, सही है। ओनर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंसर्न नहीं पैसे के हवाले से हैं, तो वो उनका आमतौर पे बड़ा सख्त कंट्रोल होता है। आमतौर पे वही BRS वगैरह बनवा रहे होते हैं, तो आपने भी देखना है, लेकिन आपने कंट्रोल्स को ऑब्वियसली असेस करना है उनके। हो सकता है BRS भी ना बनती हो तो इसका मतलब कंट्रोल्स वीक हैं, कंट्रोल्स वीक है तो सब्सटेंटिव ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर BRS बनाई हुई है तो आपने सिंपल वही BRS को पकड़ना है, उसको आपने 1 बाय 1 देखना है, यार ये अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन कौन से लाओ भाई लेकर आओ, या अनक्रेडिटेड चेक्स कौन से हैं, देखो बैंक स्टेटमेंट में हुआ तो नहीं इनका कोई इम्पैक्ट, ठीक है, वो आपने देख लेना है। कंफर्मेशन बैलेंस है भाई, बैंक कंफर्मेशन लेटर वही जिस तरह दूसरा भेजा जा सकता है। 2 तरीके हैं भाई। पहला तरीका क्या था कि बैलेंसेस आप खुद लिख दें और बैंक को कहें कि यार कंफर्म कर दो, यही है कि नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि बैलेंसेस ना लिखे, ओपन छोड़ दें, बैंक को कहें कि भाईजान बैंक अकाउंट्स भी लिखें और बैलेंसेस भी लिखें। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं आती तो उसका आप फॉलोअप भेजें और पूरी कोशिश करें कंफर्मेशन लेने की, ठीक है जी। देन वो कहते हैं इन केस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट परमिशन मस्ट बी गिवन, ऑब्वियसली जिस तरह हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन आइजा 505 में पढ़ा था, हमने वहाँ पे भी कहा था कि भाई कस्टमर जो हमारे को से मामले लगते हैं कि हमें रिप्लाई करेंगे, वो हमें शायद कोई घास डाल दें अगर हम मैनेजमेंट की तरफ से ऑथराइजेशन परमिशन लेकर उनको लेटर भेजें, ठीक है। सेम इज़ द केस विद बैंक, तो बैंक हमें भाई जानता ही नहीं है, उनका तो क्लाइंट ही वो है, ठीक है। तो अगर क्लाइंट की परमिशन होगी, कस्टमर की परमिशन होगी, उनको ऑथराइज किया होगा, फिर वो हमें मुंह लगाएगा, अदरवाइज वो बिल्कुल हमारा कुछ हमें भेजने का पाबंद एज सच नहीं है, ठीक है। देन वो डायरेक्ट आनी चाहिए, वो बिल्कुल सेम ही चीज़ें। टिपिकल एरियाज कवर्ड बाय कंफर्मेशन, कंफर्मेशन लेटर के अंदर आमतौर पे आप कौन सी बातें कर रहे होते हैं, कौन सी चीज़ें कंफर्म करवा रहे होते हैं, वो देखें ज़रा। अभी जो हमने सारा डिस्कस किया उसने कहा कंफर्मेशन ऑफ बैलेंसेज ऑन ऑल बैंक्स, एक तो तमाम बैंक अकाउंट्स के बैलेंसेज आप कंफर्म करवाते हो। फिर डिटेल्स ऑफ एनी अनपेड बैंक चार्जेस, उनसे ये भी पूछ लेते हो यार कोई अनपेड बैंक चार्जेस तो नहीं रहते जो पे नहीं किए हुए, क्योंकि अनपेड हैं तो वो कहाँ पे शो होने चाहिए, वो अक्रूवल्स के अंदर शो होने चाहिए, और हो सकता है कि उसके रेलेवेंट एक्सपेंस भी इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में ना शो किया हो, ठीक है। तो आप ज़रा उनसे पूछें और फिर उसको ज़रा कंफर्म करें कि इनके प्रॉफिट एंड लॉस में लेट से 1.5 लाख रुपया बैंक चार्जेस आ रहा है, बैंक ने आपको भेज दिया टोटल 2.5 लाख था, इसमें से 1.5 लाख पेड है, लाख रुपया भी रहता है। इसका मतलब है कि इन्होंने जो लिखा हुआ है इन्होंने सिर्फ पेड वाला लिखा हुआ है, बाकी का नहीं लिखा हुआ, तो भाई वो भी एंट्री करवाएं इनसे, लाख रुपया एक्सपेंस में डलवाएं, लाख रुपया पेबल में डलवाएं, ठीक है।
डिटेल्स ऑफ एनी लियंस चार्जेस, लियन का मतलब राइट टू पोजेस, ठीक है, कि अगर आप हमारा लोन वापस नहीं करेंगे तो हम पोजेस कर लेंगे, इसको मिल्कियत में ले आएंगे, इसको लियन कहते हैं। तो वो कहते हैं अगर किसी भी तरह का कर्जा लिया हो उसके ऊपर बैंक का कोई चार्ज है कंपनी के एसेट्स के ऊपर, तो आपने वो भी उनसे पूछ लें। डिटेल ऑफ एनी एसेट ऑफ द क्लाइंट हेल्ड बाय द बैंक एज सिक्योरिटी फॉर लैंडिंग, या इसके अलावा अगर आपको पता नहीं चार्ज क्या होता है कैफ 7 में, थोड़ा सा अगर मैं आपको वापस ले जाऊँ तो वो चार्ज ये है कि भाई आपने एसेट अभी पोजेस नहीं किया, अभी अपने कब्जे में नहीं लिया, ना ही अभी आपने कोई उसका टाइटल अपने नाम पे ट्रांसफर करवाया, आपने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि भाई अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तब जाके मैं पोजेस भी कर लूंगा, इसका टाइटल भी अपने नाम पे ट्रांसफर करवाऊंगा, ऐसे ही है। जबकि प्लेज से मुराद क्या आता है, प्लेज ये होता है कि अगर आप अगले बंदे की मूवेबल प्रॉपर्टी उठाकर ही अपने कब्जे में रख लेंगे, भाई जब तक आप कर्जा वापस नहीं करोगे ये मेरे पास रहेगी। और मॉर्गेज भी हमें पता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को उठा तो नहीं सकते हम, तो हम क्या करते हैं उसका टाइटल अपने नाम पे ट्रांसफर करवा देते हैं कि जब तक आप कर्जा वापस नहीं करेंगे इसका टाइटल मेरे नाम पे ट्रांसफर रहेगा। जबकि चार्ज के अंदर क्या होता है, ना तो हम टाइटल अभी ट्रांसफर करवाते हैं, ना ही हम उस चीज़ को उठा के अपने पास रखते हैं। हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर आप डिफॉल्ट करके कर्जा वापस करने में, तो उस वक्त मैं इसको अपने कब्जे में भी ले लूंगा, उसका टाइटल भी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लूंगा, ठीक है। इसलिए उसने चार्ज को अलग से बता दिया, नीचे वाला जो है प्लेज उसने अलग से बता दिया। देन इसके अलावा कहते हैं डिटेल ऑफ एनी अदर क्लाइंट बैंक अकाउंट्स, या इसके अलावा अगर कोई क्लाइंट को कोई और बैंक अकाउंट है जो क्लाइंट ने हमें नहीं बताया हुआ तो वो भी हमने करना है। अच्छा, अभी आपका एक क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली होना चाहिए कि सर हम किस किस बैंक को भेजेंगे। तो भाई ऑब्वियसली जिस तरह हर चीज़ का हम एक लिस्ट लेते हैं, पहले रिसीवेबल्स की लिस्ट ली थी ना हमने बैंक से, क्लाइंट से, तो भाई यानी टोटल आपके बैलेंस शीट के अंदर लेट से 25 करोड़ रुपए के रिसीवेबल आ रहे हैं, जरा पार्टियां तो बताएं किस किस से आ रहे हैं। उसने पार्टीज की एक लिस्ट बनाई, हमने देखा कि 25 करोड़ बन रहा है, उसमें से हमने सैंपल उठाया भाईजान। इसी तरह इधर भी, लेकिन इधर मसला क्या है इधर एक चीज़ तो ये हो सकती है कि भाई उनसे बैंक के अंदर लेट से बैलेंस आ रहा था 2.5 करोड़ रुपया, हमने कहा कि कौन कौन से बैंक हैं वो सारे लिखो और आगे बैलेंस भी लिखो। उसने लिखा, हमने लेजर के साथ पहले टैली कर लिया, क्या लेजर्स में भी ये सारे मौजूद हैं, तो हमें पता लग गया अच्छा 2.5 करोड़ रुपया मौजूद है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर उन्होंने कोई बैंक्स ऐसे भी हैं जो छुपाए हों, जो ना लिखे हों, जो ना ही लेजर के अंदर मौजूद है और ना ही आपके सिस्टम में आ रहे, ना वो आपको बता रहे हैं। तो हम ना उनसे बेसिकली एक लिस्ट ऑफ बैंक्स मांगते हैं लेटर हेड के ऊपर, उनसे एविडेंस लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन समझ लें ये, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन होती है रिटर्न फॉर्म में कि भाई जो आप वैसे कह रहे हो, आप वैसे कह रहे हो ना कि आपने तमाम बैंक्स बता रही है यार, ये अपने लेटर हेड के ऊपर ना साइन स्टैम्प करके भी हमें दे दें ये बैंक सारी डिटेल, उन्हीं बैंक में से हमने फिर करना होता है। लेकिन स्टिल वी मस्ट बी स्केप्टिकल, हमें अभी भी स्केप्टिकल होना चाहिए कि हो सकता है क्लाइंट ने ये भी झूठ बोला हो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं कि हरफे आखिर है, हो सकता है अभी भी झूठ बोला हो। तो आप इसलिए बैंक को भी कहते हो कि सर हमें तो इनका पता है, अगर आपके पास कोई और बैंक अकाउंट है ना इनका, जाहिर है रेलेवेंट बैंक को रेलेवेंट बैंक की बात ही करेंगे, एमसीबी को ये ना होगा फैसल बैंक का कोई पूछ रहे होंगे उधर है कि नहीं, वो तो नहीं उन्हें पता। तो भैया आपने उनसे कहना है कि सर हमने आपको ये 2 या 3 या 1 बैंक अकाउंट भेजा है, ठीक है, अगर आपके पास इसके अलावा कोई है तो ज़रा वो भी हमें भेज दें, ठीक है। अच्छा, अब आ गया जी ऑडिट वर्क ऑन रिसीट ऑफ द बैंक रिप्लाईज। जब बैंक के रिप्लाई आ जाएंगे, जैसे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन आइजा 505 में हमने देखा है कि वो रिप्लाई आते हैं तो क्या किया जाता है, तो भाई वही किया जाता है जो वहाँ पे किया जाता था। बैंक के रिप्लाई आएंगे, बैलेंस एग्री हो गया, चलो जी ज़बरदस्त, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस मिल चुका है। बैलेंस टैली नहीं हुआ, फॉरन क्लाइंट के पास जाए, रिकन्सिलेशन बनवाएं उससे, जो भी हमने बनाई थी रिकन्सिलेशन बनाएं, उसके अंदर जो फ़र्क है उनके ऊपर एविडेंस लें। अगर आप वहाँ पे हो जाते हैं ओके कि भाई ठीक है तो सही है, अगर नहीं हो पाते तो इसका कोई और तरीकाकार नहीं है, इसका सब्सिक्वेंट भी नहीं आप परफॉर्म कर सकते, ठीक है। सब्सिक्वेंट होता है ऐसी चीज़ का जो बाद में आनी हो या देनी पे करनी हो, ठीक है। ये क्या, ये तो बैंक बैलेंस उसी डेट पे एग्जिस्ट कर रहा है बस, ठीक है। तो भाई ये उस डेट पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो मिस स्टेटमेंट कंसिडर होगी। फिर आपने वो क्लाइंट से बात करनी है कि सर जी बताएं अब क्या करना है, इसका एंट्री इसकी पास करते हैं या इसको हम अपने पास रख लें अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो देखें उसने कहा सबसे पहले प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट निकलें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिकन्सिलेशन अगर कंपनी ने बनाई है तो भाई उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब उसकी कैलकुलेशन वगैरह देख लो, ठीक है। खुद भी बना सकते हो आप, अगर नहीं खुद बनानी ऑलरेडी बनी हुई है तो फिर उसको पकड़ें, उसको देखें। आमतौर पर हम क्लाइंट को ही कहते हैं कि सर जी आप ही बनाएं, ठीक है। अच्छा, रिलेट अदर इन्फॉर्मेशन कंटेंट, इसी तरह कन्फर्मेशन लेटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है उसको अदर दूसरे एरियाज़ के साथ रिलेट करें, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह जो है चेक करें जाके कि क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस उतना ही है, इंटरेस्ट पेबल उतना ही है जितना बैंक बता रहा है। अनपेड चार्जेस वाली बात जाके देखें, चार्जेस या मॉर्गेज वगैरह की बात हुई है तो देखें जरा कि कंपनी ने डिस्क्लोजर दिए हुए रेलेवेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बैंक से जो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बैंक के हवाले से उसका हम यूज़ करें, बाकी अकाउंटिंग जो आपके एरियाज है उसके ऊपर भी।
ठीक है। फिर वो कहते हैं BRS के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं उनके ऊपर एविडेंस लें, ठीक है। देन कैश बुक को भी देखें, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को ज़रा थॉरोली देखें, उसके अंदर कोई आपको अनयूजुअल आइटम्स तो नहीं नज़र आ रही, कोई बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स अचानक आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आमतौर पे कंपनी 3-4 लाख रुपए में रहती है, लेकिन बीच में कोई 3-4 अमाउंट्स आ गई हैं, 50 लाख, 70 लाख, 85 लाख, इस तरह की अमाउंट है, तो भाई पूछें ज़रा उनसे कि सर ये कौन सी अमाउंट है, क्या किया है इससे, उसको लाजमी वेरीफाई करें, ठीक है। रिव्यू द कंफर्मेशन लेटर फॉर बैंक फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा वही सिंपल बात है। क्लियर है भाई। तो कंफर्मेशन ही जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट एविडेंस है बैंक बैलेंसेस का, ठीक है। अगर कंफर्मेशन आपको नहीं मिलती, आप बैंक बैलेंसेस को वेरीफाई नहीं कर सकते, देयर वुड बी अ स्कोप लिमिटेशन लग जाएगी, क्योंकि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस है ही नहीं कोई इसके अलावा, ठीक है। क्लाइंट की बनी हुई BRS के ऊपर यकीन नहीं ज़्यादा किया जा सकता, ठीक है। आपका जो, क्योंकि देखो BRS का मकसद क्या है, लेजर को और बैंक स्टेटमेंट को टैली करना। अगर बैंक स्टेटमेंट भी फेक है, ठीक है, वो भी आपने बनाई हुई है, तो फिर BRS को क्या करना है हमने। अच्छा जी, कैश बैलेंसेस में भाई आपका सिंपल बात है कि उसमें डिफरेंट जगह पे हो सकता है किसी जगह पे मटेरियल हो कैश, लेकिन मोस्ट जगह पे इमटेरियल कैश होता है। अब इसका आपने कैश काउंट करवाना होता है, जैसे स्टॉक टेक आप करते हो उसी डेट के ऊपर, क्योंकि हमें असल में 30 जून का बैलेंस चाहिए ना फाइनेंशियल ईयर एंड का, चाहे वो 30 सितंबर हो, चाहे 31 दिसंबर हो, जो भी है, हमें फाइनेंशियल ईयर एंड का बैलेंस कंफर्म करना है। तो भाई फाइनेंशियल ईयर एंड के ऊपर जाके बैलेंस कंफर्म करें। अदरवाइज अगर आप बाद में जाकर करते हैं ना, तो बीच में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो चुकी होगी, ठीक है, पैसा आया गया होगा काफ़ी ज़्यादा, हमें वो एविडेंस नहीं मिल सकता। हमें तो चाहिए फाइनेंशियल ईयर एंड का बैलेंस का एविडेंस, ठीक है। तो ऑडिट प्रोसीजर उसने कहा जी, एक तो कैश काउंट करें साइमल्टेनियसली हर जगह पे करें, ठीक है। जब वो काउंट हो जाए तो साइन वगैरह करवा लें, इस तरह का वो काउंट होता है, ठीक है, उसमें साइन लें उनसे। द ऑडिटर शुड चेक द कैश बैलेंस ऑब्टेन फ्रॉम द काउंट अगेंस्ट द क्लाइंट्स कैश रिकॉर्ड। ऑब्वियसली जो भी ये आया है पैसे 216,500, इसको आपने कंपेयर कर लेना है कि लेजर के अंदर कितना बैलेंस आ रहा है, और अगर कोई फ़र्क आ रहा है तो वो ज़रा उसको करवाएं। वेयर अप्रोप्रिएट द ऑडिटर शुड ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द ट्रीटमेंट ऑफ एनी मनी एडवांसेस टू एम्प्लॉइज़। हाँ, अगर आपने वेयर अप्रोप्रिएट का मतलब है कि अगर उसने कहा कि आपको एंट्रीज कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं, कोई ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या लेजर्स के अंदर आपको लग रहा है, आमतौर पे 30 जून पे आप कर रहे होते हैं, अभी बने नहीं होते अकाउंट्स, ठीक है, ना ही वो आपको आमतौर पे लेजर्स वगैरह नहीं दिखाते। अगर आपका क्लाइंट बहुत ही रिस्की, आप उसे कह सकते हो कि मुझे लेजर्स दिखाओ आज की डेट पे, क्योंकि आप ऑडिटर तो पूरे साल के लिए होते हैं ना, पिछली AGM से लेकर अगली AGM तक, तो आप कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो अगर उन्होंने कोई एडवांस में पैसे दिए हुए हैं, वेजेस वगैरह कोई थोड़े बहुत सही है, हो सकता है कि वो असल में दिए ही ना हो, बस एवं शो किए हों, तो उसको भी वो कहते हैं इधर ही वेरीफाई कर लें, लेकिन ये बहुत कम होता है। ओके है जी। तो सर ये था जी हमारा चैप्टर 9 हमारा एंड हो गया। बस एक चैप्टर 10 रह गया, इंशाल्लाह उसके बाद इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। चैप्टर 10 आपका है, इसके अलावा एरियाज़ के ऊपर, ट्रेड पेबल्स के ऊपर, भाई ये एग्जैक्ट रिसीवेबल की कॉपी है। रिसीवेबल में पैसे आने होते हैं, पेबल्स में जाने होते हैं, इसकी भी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ही है, सारा कुछ वही है, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होनी है बस, ठीक है। देन आपके अक्रूवल्स, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज आ गई, ये भी इजी है। IAS 37 इसमें आपका इन्वॉल्व हो जाता है, आपको पता प्रोविजंस कंटीजेंसी में। अक्रूवल्स तो वैसे सिंपल पेबल या लाइबिलिटी है आपकी, तो प्रोविजंस कंटीजेंसी IAS 37 है। इसके अंदर अकाउंटिंग एस्टीमेट्स क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके अंदर आई बिलीव ISA 540 की बातें भी वो शायद करेगा, इसको करनी तो चाहिए, ठीक है। ISA 540 जो है वो कहता है अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को आपने किस तरह ऑडिट करना है, तो कंटीजेंसी या प्रोविजंस वगैरह क्योंकि वो होते हैं। फिर आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर लोन्स वगैरह पे बात हो जाएगी, ठीक है, और इक्विटी आपको पता है उसके ऊपर थोड़ी देख लेंगे, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।